हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 7 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। पाठ का पहला प्रश्न इस तरह से है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया? उत्तर इस तरह से होगा, 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति व सभ्यताओं को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया। यूरोप में हुए परिवर्तनों का प्रभाव यूनान और रोमन संस्कृतियों पर भी पड़ा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में आम जनता के मन में यूनानी और रोमन संस्कृतियों के अध्ययन के प्रति अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। कारण यह था कि अब तक शिक्षा व वाणिज्य में काफी प्रगति हो चुकी थी। यूनानी और रोमन संस्कृति व सभ्यता से प्रभावित होकर मानव को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया, यानी सबसे अच्छा रचना माना गया, और अनेक चित्रकारों ने मानव से संबंधित विषयों पर अपनी रचनाएं व चित्रकारियां की। इसके अतिरिक्त दार्शनिक व तर्कवाद की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर अनेक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए और लोगों को मध्यकाल के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया। कई रूढ़ियां व अंधविश्वासों का पर्दाफाश यूनानी और रोमन तर्कवाद के माध्यम से किया गया। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर लेखकों व चित्रकारों का प्रतिपाद्य मानव बन गया। उसके भौतिक जीवन की समस्याओं व उससे छुटकारा पाने की ओर अनेक विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, बनाए। इसके साथ के साथ अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज के फलस्वरूप यूरोप व अन्य देशों की संस्कृतियों का पता चला और सभ्यताओं के सभी आवश्यक सांस्कृतिक तत्व पुनर्जीवित हुए। पाठ का दूसरा प्रश्न है, इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया। यहाँ अनेक भव्य भवनों व इमारतों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघर, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। इटली के वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया, यानी सजाया, जबकि इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों और मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर पर पिचकारी के काम का सहारा लिया। इटली की वास्तुकला की विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे इत्यादि दिखाई देते हैं। हालांकि इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पे थी। विशाल भवनों में बल्ब के आकार के जैसे गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब और मोड़दार यानी घुमावदार खंभे आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। ऊंची मीनारों और खुले आंगनों का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। उपरोक्त तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला में हमें कुछ अंतर व कुछ समानताएं नजर आती है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इताली शहरों में क्यों हुआ? उत्तर इस तरह से होगा, इटली के अनेक नगरों से सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला। 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों व ग्रंथों के अनुवादों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा मध्यकाल में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों द्वारा आधिपत्य कायम कर लेने से अनेक विद्वान एवं दार्शनिकों ने इटली में शरण ली और वे अपने साथ भारी मात्रा में साहित्य ले गए। अरब वासियों की कृपा दृष्टि से इटली वासियों को अनेक साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद प्राप्त हुए। प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसके अलावा इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्यापन और अध्ययन शुरू होने लगा। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी। इसकी स्थापना 1300 ईस्वी में हुई। इटली वासियों ने मानवतावादी विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ग्रहण किया
इटली के मानवतावादी विद्वानों ने मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना, यानी सबसे अच्छा रचना माना, और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं और उससे मुक्ति पाने के विषय पर चिंतन मनन किया। परिणाम स्वरूप मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इटली शहरों से वो प्राप्त हुआ। पाठ का चौथा प्रश्न है, वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। वेनिस इटली का एक महत्वपूर्ण नगर राज्य था। वहां पर गणतंत्रीय शासन प्रणाली 15वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गई थी, यानी शुरू हो गई थी। वेनिस के अतिरिक्त फ्लोरेंस और रोम में विशेष रूप से उल्लेखनीय स्वतंत्र नगर राज्य थे। ये गणराज्य राजकुमारी द्वारा शासित किए जाते थे। यहाँ के धनी व्यापारी एवं महाजन नगर की शासन प्रणाली में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। नगर का संपूर्ण अधिकार एक ऐसे परिषद के हाथों में था जिसके सारे सदस्य सम्भ्रात वर्ग के, यानी अमीर लोगों के, और 35 वर्ष से अधिक आयु वाले थे। वेनिस में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथ में थी। वेनिस निवासियों में नागरिकता की भावना अत्यधिक थी। दूसरी तरफ फ्रांस की शासन प्रणाली वेनिस के एकदम विपरीत थी, एकदम उल्टा था। फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। उदाहरण के लिए चार्ल्स प्रथम, लुई 12वां, लुई 13वां और लुई 14वां ऐसे ही निरंकुश शासक थे। धर्माधिकारी एवं समंत राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न थे। नागरिक का शोषण करना यहाँ पर सामान्य सी बात थी। निसंदेह ही वेनिस नगर में किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई, किंतु फ्रांस के नगर राज्यों में अनेक क्रांतियों का जन्म हुआ और इसका असर वहां की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा। इस प्रकार से वेनिस और समकालीन फ्रांस की सरकारों में व्यापक अंतर था, विभिन्नताएं थी। पाठ का पांचवा प्रश्न है, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। उत्तर इस तरह से होगा। यूरोप में 13वीं और 14वीं शताब्दी में शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया गया। विद्वानों का मत था कि केवल धार्मिक शिक्षा विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसी नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानवतावाद की संज्ञा दी थी। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया गया जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास तथा नीति दर्शन के कार्य में अध्ययन करते थे। यह शब्द लैटिन शब्द के ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है। सदियों पूर्व रोम के वकीलों तथा निबंधकारों में सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में ग्रहण किया। मानवतावादी विचारों के मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार से थे। पहला है, मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया गया। दूसरा है, मानवतावादी के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही न होकर हमारे लिए भी है। तीसरा है, मानव का अपना एक अलग विशेष महत्व है। चौथा है, मानव जीवन को सुधारने और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। मानव का सम्मान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है, सबसे अच्छी रचनाओं में से एक है। पांचवा है, पुनर्जागरण काल में महान कलाकारों की कृतियों और मूर्तियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मैरी को वात्सल्य मां के रूप में चित्रित किया गया है। निसंदेह ही मानवतावादी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का ह्रास हुआ है, यानी कमी पाया गया है। पुनर्जागरण काल में मानव साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रतिपाद्य मानव की भावनाएं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों के केंद्र के रूप में धर्म और ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा। इस युग में प्रमुख साहित्यिक कृतियां में डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया और हेलमेट आदि प्रसिद्ध हैं। पाठ का छठा प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार अलग लगा, भिन्न लगा, उसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। उत्तर इस तरह से होगा। 17वीं शताब्दी में आए सांस्कृतिक परिवर्तन में रोमन और यूनानी शास्त्रीय सभ्यता का ही केवल योगदान नहीं था। पुनर्जागरण में प्रत्येक तत्व को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए जिस अवधारणा को उत्पन्न किया गया, उसके परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति हुई।
इसके अलावा रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार के द्वार भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव व्यक्त किए। मध्ययुग का एक सिद्धांत था कि पृथ्वी विश्व की धुरी है। यह धारणा आलोचना का प्रतिपाद्य बन गई। कोपरनिकस, गैलीलियो और केलर ने आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है और यह 24 घंटे सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है। हार्वे रुधिर संचार सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया। नौ संचालन एवं चुंबकीय कंपास के कारण लोगों को अनेक समुद्री यात्रा शुरू की और अनेक नए नए समुद्री मार्गों, द्वीपों और देशों की खोज इन नाविकों द्वारा किया गया। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का अन्वेषण किया तो 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत आया। यहां तक कि स्पेनी नाविक 1606 में ताहिती द्वीप पर पहुंच गए। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की जीत से एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का संबंध यूरोप के अनेक देशों के साथ वाणिज्यिक आधार पर स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप उन द्वीपों और देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर जानकारियां प्राप्त हुई। दूसरी तरफ यूरोप वासियों ने केवल यूनानी व रोमन लोगों से ही नहीं सीखा, बल्कि अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन जैसे देशों से भी ज्ञान प्राप्त किया। इतिहासकारों ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में यूरोप को केंद्रित दृष्टिकोण में रखा। शंका, प्रक्षेपण और प्रयोग के नए नए तरीके पुनर्जागरण की बड़ी देन है। मानव ने अपने ज्ञान क्षेत्र में काफी हद तक विस्तार किया। बेसलेसियस ने शल्य चिकित्सा के आधार पर मानव शरीर से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान की। इस प्रकार से 17वीं शताब्दी के यूरोप वासियों के लिए विश्व की अवधारणा पूर्णतः अलग थी। इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ के साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।